राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पटवारी सीरीज में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस में आज हमारा 5वां सेशन है। ये हमारा 5वां सेशन है, थर्ड नहीं, ये 5th सेशन होगा हमारा। ये 5th सेशन है हमारा जहां हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने में हम इस सीरीज को लेकर चले हैं नो बकवास सीधा काम। तो नो बकवास में हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 5x³ पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x + 3 की कोटि क्या है। सबसे पहले आपको कोटि समझना है। कोटि क्या होगी? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है किसी भी बहुपद की अधिकतम घात। अब ये बहुपद क्या आ गया? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा जो व्यंजक है वो जिसमें पावर एक प्राइम नंबर के फॉर्म में हो, एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे हमने लिया ax² + 5। अब यहां x की पावर क्या है? 0, तो ये चलेगा, वैलिड होगा। यहां x की पावर 0 है और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 मैक्सिमम पावर। तो ऑर्डर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का ऑर्डर होता है मैक्सिमम पावर। यहां मैक्सिमम पावर हमें क्या दिख रहा है? 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगी, वो होगी 3। ध्यान रखें, पॉलिनोमियल बहुपद पहचानने का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर ऐसी जो इक्वेशंस है, ऐसे जो एक्सप्रेशन है जिसमें x की घात 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल या बहुपद। पॉइंट में नहीं होना चाहिए x की पावर, या x को रूट में नहीं होना चाहिए, वो कहलाएगा एक पॉलिनोमियल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो 12, 15, 18 और 27 यहां पर बोल रहा है 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 12 भी 3 से कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है। जब हम डिविजिबिलिटी रूल पर जाते हैं तब हमें समझ में आता है जो कंपोजिट नंबर है उनका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो उन्हीं के फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर क्या है? जैसे इसे ब्रेक करोगे, 12 को ब्रेक करोगे तो 12 क्या होगा? 3 और 4, ये इसके सह अभाज्य गुणनखंड है। 15 के क्या होंगे? 3 और 5। 18 के क्या होंगे? 2 और 9। ये सह अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेक किया जाता है। 27 को सीधे 27 से या 9 से ही चेक किया जाएगा। 27 का हम बोले तो क्या होगा? 3 × 9। इसका अलग से कोई भी चेक नहीं लगेगा। अब चले हम फिर 27 से चेक करना पड़ेगा, लेकिन 27 से अगर भाग जा रहा है तो 9 से जरूर जाएगा, 18 से जा रहा है तो 9 से जरूर जाएगा। तो 9 से हम चेक करते हैं किस में जाता है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, अंकों के योग में 9 से भाग जाना चाहिए। ये 9 के विभाज्यता का नियम है। अगर 9 से जाएगा तभी 18 से जाएगा। अगर 9 से नहीं जा रहा है तो 18 से पॉसिबल नहीं है, 9 से नहीं जा रहा है तो 27 से भी पॉसिबल नहीं है। पहले देखो 9 और 9, 18 और 6, 24, 9 से विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन पूरी तरह से गलत। हम निकालने ही नहीं जा रहे हैं वो नंबर कौन सा होगा, हम ऑप्शन से हटा रहे हैं। 9 और 9, 18 और 3, 21, पूरी तरह से गलत। 9 और 9, 18 और 6, 24, पूरी तरह से गलत। 9 और 9, 18, पूरी तरह से ठीक। 972 और 1 0 है। ये विभाजित होगा पूरा 12, 15, 18 और 27 से। 5 से विभाजित होगा, लास्ट में 0 है। 4 है, 4 से 20 विभाजित होता है, लास्ट 2 डिजिट। सभी के डिविजिबिलिटी रूल यहां पर फॉलो हो रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 9720। ये समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, जो बाद में वैकेंसी ऐड की गई, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो शायद 152-53 नंबर की पोस्ट है, 511 और 509 उसमें पूछा गया था। इस बार इसी में दिया गया है मिला के।
लेबर इंस्पेक्टर इसी में दिया गया है फिर से। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या सोचना है, अगर हमें इस तरह से निकालना है 1/a और 1/b टाइप का कुछ निकालना है, तो उसका जो फाइनल बनता है वो ऐसे बनता है, a + b में भाग लगा दो ab से। अगर इसे हम देखें इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करें, इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, बीटा यहाँ अल्फा यहाँ, बीटा प्लस अल्फा और नीचे होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये पूछ रहा है। और इस इक्वेशन के हिसाब से मूलों का योग और गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हिसाब से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हिसाब से b की जगह क्या लिखा हुआ है 1, वो भी प्लस का, और यहाँ प्लस का 1 लिखेंगे, माइनस पहले से लगाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, और नीचे a की जगह क्या लिखा है एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो वो होगा 1, तो ये आएगा -1। ठीक है, अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा c अपॉन ए, ये होता है c अपॉन ए। देखो c की जगह क्या लिखा है माइनस का 2 और a की जगह 1, तो यहाँ पुट करना है मैं अल्फा बीटा की जगह -1 और अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 और अल्फा बीटा की जगह -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब चले प्लस अल्फा बीटा और ये होगा -2, 1/2 प्लस का और ये माइनस का, -2 और आधा घटाएंगे, इसमें से क्या बचेगा -3/2, 1.5 बचेगा -3/2, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर बनेगा हमारा। चाहे हम इस तरह से वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देते, इसमें पुट कर देते और अल्फा बीटा लिख लेते, तो भी वही कहानी होती और वही किया है हमने। हम इसको आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गए, या हम सोच लेते कि ये रहा होगा, इससे सॉल्व हम कर सकते थे, कैसे भी कर सकते हैं हम इसको। चले अब आगे, एक समांतर आरोहण, इसमें देखो जब भी n आ जाए ना सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, और हम बार बार यही आपको दिमाग में रख रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं। लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, वैकेंसी है आपके उसमें। अब देखो n हम ले लें n बराबर 1, पहले पद का योग कितना है, पहले पद का योग है 51, जिस ऑप्शन से 51 आएगा, पहले तो देखें कितने ऑप्शन से 51 आ रहा है, जब एक पद है n = 1 है, nवा पद बोल रहा है, पहला पद क्या है 51 है, देखते हैं n = 1 इसमें डालोगे 25 और 8 33, फिर 43 और 8 51, ठीक है हो सकता है। फिर 4 में से 66 घटाओगे, 50 में से 7 घटाओगे, बचा क्या ऑप्शन, आंसर बचा है n = 2 डालकर देखो, 2 डालो क्या आता है, 2 डालोगे 8 दूनी 16, 43 और 16 59, 69 आंसर आ रहा है, हो गया आंसर। यूं अगर फॉर्मूला देखने जाओगे nth टर्म होता है a + n - 1 × d, ये a होता है पहला पद, यहां पर क्या दे रहा है 51 प्लस d कितना दे रहा है, n अपन को नहीं पता, d कितना दे रहा है 8 दे रहा है, इसमें इंटू करोगे ये हो जाएगा 51 + 8n और ये -8, 51 में से 8 घटाओगे 43, 43 + 8n, और यही हमें दे रहा है ऑप्शन में। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं भरोसा रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अपना काम नहीं है, और ये बहुत याद रहना भी नहीं आप लोगों को, तो बेहतर तरीका है कि n आ गया तो वो हमारे लिए सिंपल है, हमारा काम हो जाएगा। चलते हैं हम आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज त्रिकोण के कोने ABC हैं तब A द्वारा बने शीर्ष लंब की लंबाई। अब देखो हमें डाटा क्या दे रहा है, वो बोल रहा है इस शीर्ष लंब की लंबाई, इस वर्टाइसिस से A से BC पर जो लंब डाला है D, इसकी लंबाई बताओ। अब आप सोचकर देखो ये तुम्हें काम कहाँ आती है, ये लंबाई या यही क्या है त्रिभुज की ऊंचाई, और अगर थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओगे तो एक जगह मिलेगी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार क्या है BC, इस ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है। आधार और ऊंचाई से मिला के क्या बनता है क्षेत्रफल,
क्या इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? हाँ, आप निकाल सकते हो। बहुत लाड से, प्यार से पुचकार के आपको समझाया है कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल। देखो, सीधा क्या करना है, 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, ये मोड खींचा, 1 - 4, फिर 3 2, फिर उसके बाद -1 और 2। स्टार्ट कहां से किया था? 1 और -4। अब बस अपन को क्या करना है, क्रॉस करना है, गुणा करना है इसका इसमें, ये 1/2 आ जाएगा। ये निकाल रहे हैं अपन क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया। 2 का 1 में करोगे 2, -4 × 12, लेकिन माइनस पहले से यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 और 12, फिर प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, लेकिन माइनस लगा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 + 2, फिर प्लस 4, -4 का -1 में करोगे +4 हो जाएगा, प्लस का 4, 2 का 1 में करोगे 2, और ये किसका, माइनस का। अब देखो कितना, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 2 22 और 2 हो जाएगा 24, और 24 का आधा कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ रहा है 12, इसका एरिया 12 आ रहा है। तो अगर हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालें तब भी एरिया कितना आना चाहिए, 12 यूनिट आना चाहिए। अगर 12 यूनिट एरिया आना चाहिए तो इस पर हम चलते हैं, बीसी तो निकाल सकते हैं ना आराम से। बीसी कैसे निकालेंगे, बीसी हम निकालेंगे √ किसी भी एक वर्टाइसिस में से दूसरा घटा के स्क्वायर करना है। हम क्या करें, इस 3 में से इसको घटा देते हैं। अब ये पहले से माइनस का है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर 2 में से 2 घटाओगे 0, ये स्क्वायर, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग बाहर क्या आ जाएगा, 4, बाहर आ गया 4, ये हो गया इसका बेस। आधार कितना आ गया, 4। अब क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 12। अब हम सॉल्व करने जाते हैं रिक्वायर्ड क्षेत्रफल, एरिया। एरिया हम लिखेंगे, एरिया कितना, 12, और 12 कैसे, 1/2, आधार कितना, आधार 4 और ऊंचाई h। ये काटा 2, और 2 से इसको काटोगे तो h कितना आ जाएगा, 6, h बराबर 6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। सिंपल, आपके दिमाग में कैसे दौड़ेगा, वो बोल रहा है शीर्ष लंब, आपने लंब खींचा और किस पर, सामने वाली भुजा ए से खींचेगा बीसी पर, तो ये आधार है और ये ऊंचाई है, आधार गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज में आप इससे क्या कर सकते हो, इससे आप सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में ये बात आने लगेगी अपने आप ही, और ये कोई सपने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस से सीख जाओगे इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/8 को c/d के फॉर्म में लिखना है। समतुल्य परिमेय संख्याओं में परिवर्तित करें जहां d 10 का घात है। अब 10 के घात का मतलब क्या है, 10 के घात का मतलब होता है कि जो नीचे 10 आ रहा है, और नीचे 10 या 0 आने का मतलब है ऊपर से पॉइंट हटाया नीचे 0 आ रहा है। और ऊपर से पॉइंट कब हटाएंगे, जब पॉइंट आएगा। तो अपन पहले क्या करें, 3/8 को पॉइंट्स में लिख देते हैं। देखो 8 से इसमें भाग लगाओगे नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट। अब ये 30 हो गया, 30 में कितनी बार जाएगा, 8 से 3 बार, 8 × 24। अब बचा 6, पॉइंट लगा है तो 6 हो जाएगा 60, फिर कितनी बार, 7 8 56, 56 तक। अब बचा कितना, 4, और 4 हो जाएगा 40। अब कितनी बार जाएगा 40 में, 8 से भाग 5 बार, पूरा चला गया। ये हो जाएगा 3/8। अब 3/8 में हम पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 375, और नीचे 0 कितने आएंगे, 3, और 3 0 का मतलब है पावर 3, 375/3, 375/10⁻³ ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। इजी लगा होगा सभी को, या इनको भी पर्सनल इंडिविजुअल सभी को सॉल्व करोगे तो इससे पहुंच जाओगे 3/8। वो भी एक सही रास्ता है जो आपके दिमाग में आया है, ठीक है, वो उससे कर सकते हो। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 360 को ये अभाज्य फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अगर 360 को तोड़ोगे आप, 360 को तोड़ोगे, देखो
360 को किससे भाग लगाओगे, 2 से लगाओगे 180 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगाओगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाओगे 5 हो जाएगा, और फिर 5 से लगाओगे 1 हो जाएगा। ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। किस तरह से लिखोगे, 360 2 कितनी बार आया है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 बार आई है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 बार आई है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 1 बार आई है। क्या जानना चाहता है, a टू द पावर 3 और b टू द पावर 2 है। हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में आया, तो a और b का योग बताना है, मतलब 2 और 3 कितना होगा, 2 और 3 कितना होगा, 2 और 3 कितना होगा, 5। अगर वो पूछता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आंसर होता 2 अभाज्य कितनी बार आया है, 3 बार, 3 अभाज्य 2 बार, 5 अभाज्य 1 बार, 3 और 2 5 और 1 6, ये हमारा आंसर हो जाता। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, 300 रुपए के बराबर राशि प्राप्त करने के लिए मुझे 0.1 इंटू 3000 में क्या जोड़ना होगा। 0.1 का मतलब होता है नीचे 0 आएगा, नीचे 0 आएगा तो एक 0 क्या होगा, इस 3000 में से कट जाएगा, कितना बचा, 300। 300 को 300 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा, 0 रुपए जोड़ना होगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था, मजाक नहीं कर रहे हैं, पटवारी में ही पूछा था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 132 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 132 का वर्ग और 18 का वर्ग, इसमें नन ऑफ दीज लग रहा होगा, 132 और 18 सीधे 150 का वर्ग कर देते हैं, 225 और 00 और लगा देंगे, वैसा नहीं करना है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप कर सकते हो 130 और 2 का स्क्वायर प्लस 18 का वर्ग, हमें पता होता है 324, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर कितना होगा 169 और 00, बी स्क्वायर कितना होगा 4 और 2ab, यहाँ 4 13 चौक 52, 520 और 18 का वर्ग 324, ये इसमें जोड़ोगे 324, 324 से 328, 328 इसमें जोड़ोगे 900, 848, 848 इसमें ऐड कर दो, 848 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। देखो 48 किसी में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 8 और 9 17 की 7, फिर ये 7 और 1 17748, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब ये भी पटवारी में पूछा गया था, बस करने का डिफरेंस है कि किस तरह से किया जा रहा है। ये अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, एक वैलिड अप्रोच है कि हम सीधे सीधे स्क्वायर ना करें, मे बी और बड़ा नंबर दे देता, जैसे दे देता 999 का स्क्वायर करना, 999 के स्क्वायर करने में बेहतर होता आप क्या करते, 1000 माइनस 1 का वर्ग करते, उससे करते ज़्यादा बेहतर होता, इजीली इससे आंसर आ जाता। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है। 37 43, डिफरेंस कितना, देखो इसमें 6 का, इसमें डिफरेंस 6, यहाँ डिफरेंस 6 और यहाँ डिफरेंस 6। जब डिफरेंस सेम होता है तब हमें लेना होता है बड़ा, चाहिए तो सबसे बड़ा वाला, चाहे अंश देखो या हर, कोई भी सबसे बड़ा देख लो वही आपका आंसर। जैसे अंश देखना है 37 17 27 47, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो इसका हर भी सबसे बड़ा होगा 53 33 23 43, सबसे बड़ा हर उसी का है, तो वो अपना आंसर बन जाएगा। अगर छोटा हमसे पूछता तो छोटे के लिए 17/23, क्यों, क्योंकि जैसे हमने ले लिया 9 और 10, हम बार बार यही एग्जाम्पल देते हैं, हम बस दृश्यम रिपीट कर रहे हैं कि एक चीज़ को आप बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, आप भले बोर हो जाओ। ये फिर 99/100, दोनों पॉइंट हटाओगे ये हो जाएगा, ये हटाओगे ये, दोनों में देखो डिफरेंस एक का था लेकिन ये बड़ा है। इस तरह से हमें ये याद रखना है कि जो फिगर ही बड़ा होता है, जो नंबर ही बड़े दिख रहे हैं वो बड़ा रहेगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा रहेगा। अब हम चलें आगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है और फिर ये डाटा हमें दे रहा है। अब ये डाटा दे रहा है, इसका अगर एलसीएम लेने जाओगे नीचे बी सी सी ए और ए बी, इसका एलसीएम बी सी सी ए
और ए बी, इसका एलसीएम लेकर दिखाते हैं हम। सबसे पहले हम ए से भाग लगाते हैं, ये बी सी बचा रहेगा सी, और यहाँ बी ए चला जाएगा। अब हम बी से लगाते हैं, ये बचेगा सी, ये बचेगा सी, ये 1। अब हम सी से लगाते हैं, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये। तो एलसीएम क्या आ गया आपका ए बी सी। जब ए बी सी से यहाँ गुणा करोगे बी सी कट जाएगा, ए से इंटू होगा, तो ये बन क्या जाएगा एक्चुअली में, यहाँ एलसीएम आप लोगे, एलसीएम लेके आपने लिखा नीचे ए बी सी, तो यहाँ ए का इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब, आगे बी का इंटू हो जाएगा बी क्यूब, आगे सी का इंटू हो जाएगा सी क्यूब। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे ए बी सी, साथ में हमें गिवन है ये डाटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली ये किसके लिए दिया है, डेफिनेटली ये हमें यूज करने के लिए दिया है। अगर ये हमें यूज करने के लिए दिया है बच्चों, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। तो हम चलते हैं, फॉर्मूला लिखना होगा, तो हम फॉर्मूला लिखकर देखते हैं क्या कहानी बनती है। फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये रिलेशन होता है जो हमें यूज करना है। अब देखो ये दिखने में बहुत बड़ा फार्मूला लग रहा है, इसकी अच्छी चीज ये है, सबसे अच्छी चीज ये है कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाता है, क्योंकि 0 का इंटू इसमें करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस 3abc इस तरफ आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3abc के। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हमें क्या पुट करना है 3abc, और जैसे ही हम 3abc लिखेंगे और नीचे abc इंतजार कर रहा है कैंसिल होने के लिए, ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारा 3। और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, 90% यूज होता है जब ABC 0 हो जाता है। तो ABC 0 होते ही क्या हो जाएगा 3abc ये हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ रहा है 3, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टारगेट हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 20x, और यही वही फॉर्मूला है जिसके बारे में हम बोलते हैं इसके बिना पेपर नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पटवारी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसको लिख देते हैं अपन 20x इज इक्वल टू ए प्लस बी, 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और a माइनस बी 64 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, पहले 30 घटा दो, 30 घटाया तो बचेगा 34, 6 और घटाओगे बचेगा 28, 20 से काटोगे 5 बार, 28 पंजे होता है 140। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, इजी था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी हो गई हो। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 छात्रों वाले एक कक्षा में कक्षा का औसत 50 किलोग्राम है। औसत का मतलब होता है कि अभी हर स्टूडेंट का वेट कितना है 50 केजी, हर स्टूडेंट का वेट 50 केजी है। अब क्या बोल रहा है 55 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के दो नए स्टूडेंट आते हैं। देखो 50 का अगर एंटर करता ना एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, और 50 से ऊपर का एंटर करेगा तो एवरेज क्या होगा बढ़ेगा। किसकी वजह से, एक्स्ट्रा की वजह से। 50 से जितना एक्स्ट्रा होगा एवरेज उतना ज्यादा बढ़ेगा। अभी कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 5 यहां आ रहा है, 10 यहां आ रहा है, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 50 तो आ ही रहा है, मतलब एवरेज 50 तो रहेगा, प्लस कितना होगा प्लस 15 हो रहा है। अब लोग कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके भाग लगा के ये आ जाएगा 0.28, और ये 52 से भाग लगाने का मतलब है जो एक्स्ट्रा था वो सभी में बांट दिया। यही तो एवरेज होता है, यही एवरेज होता है, जो एक्स्ट्रा है वो सभी में बांट दो। तो सभी में बांटा, कितना पड़ा हर एक पर 0.28, तो 50 की जगह अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो नया एवरेज हो जाएगा 50 पहले था और एक्स्ट्रा
हर एक को मिल गया 0.28, इसलिए एवरेज हो गया 50.28। ये अपना आंसर बनेगा। देखो ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर बना हमारा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है। जैसा बोल रहा है वैसा लिख देते हैं। a माइनस बी का 90%, 90/100, और a प्लस बी का 60%, a प्लस बी इंटू 60/100। देखो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे ये 2 बार और 3 से काटोगे 3 बार, अंदर गुणा करोगे 3a माइनस 3b और यहां अंदर गुणा करोगे 2a प्लस 2b। अब अलग अलग ले लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं? a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है, देख लेते हैं। 2a यहां आएगा तो क्या बचेगा a, और ये इस तरफ जाएगा 3 और 2 5b, तो b हम नीचे लेकर आ जाएं, b हम नीचे लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू 5/1। a अगर 5 है तो b कितना है 1। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत b है। किससे तुलना करना है? a से तुलना करना है। जिससे तुलना करनी होती है, जिससे कंपैरिजन करना होता है, वो नीचे लिखा जाता है। a से तुलना करनी है और बताना किसके बारे में है? b में, और परसेंट के बारे में बताना है, इसलिए गुणा 100, 1/5 गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा कितना? 20% आंसर आ जाएगा हमारा। 20%, ये बस लिखने की वजह से लंबा लग रहा है, लंबा क्वेश्चन ये नहीं है। 20% हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है? कोई राशि साधारण ब्याज से 12 वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाती है। मतलब 100 से कितनी हो जाती है? 200 हो जाती है। ब्याज कितना मिला? SI मिला 100। क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर। ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल में कितना मिला। 12 साल में कितना मिला? 100। तो 1 साल में कितना मिलेगा? बांट दो 100 को 12 हिस्सों में, 100/12। भाग लगाते हैं। हमने भाग लगाया 4 से, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3, 3 से और लगाओगे 8, 1/3% आ जाएगा। 8, 1/3%। देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा था। 100 मिला, 100 12 वर्षों में मिला, तो 1 वर्ष में कितना? 100/12। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं। मतलब टोटल 7 में से इंडियन कितने हैं? इंडियन हैं 2, तो फॉरेनर कितने होंगे? बाहर के कितने होंगे? 5, टोटल हैं 7 विदेशी स्टैंप हैं। भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से अनुपात क्या है? इंडियन टू फॉरेन 2/5, 2:5। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल का है। अगला क्वेश्चन, गीता और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। ठीक है, आज उनका रेशियो है 1:5, और फिर 7 वर्ष बाद, आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 3:8। अब देखो बच्चों, एज का जो डिफरेंस होता है ना, वो कभी भी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन आता है और इससे हो जाएगा। यहां डिफरेंस कितना है? 4, और नीचे डिफरेंस कितना है? 5, और डिफरेंस को रहना चाहिए सेम। अब 4 और 5 कहां जाके मिलते हैं? 4 और 5 मिलते हैं LCM 20 पर जाके। तो 4 को अगर 20 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा? 4 पंजे 20। 5 को अगर 20 बनाना है तो 4 से गुणा। अब देखो ये अनुपात नया क्या बन जाएगा? रहेगा वही, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, और 5 का 5 में करोगे 25। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तिये 12, और ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब देखो जो डिफरेंस है वो सेम है। अब देखें क्वेश्चन की तरफ, कितने वर्ष बाद अनुपात नया मिल रहा है? वो बोल रहा है 7 वर्ष के बाद नया रेशियो मिल रहा है। तो हमने देखा यहाँ कितना बढ़ रहा है? यहाँ 7 बढ़ रहा है। मतलब हमने जो किया है वो सब ठीक किया
है जो है वो सही है। तो वर्तमान ऊपर दिया है वर्तमान, और ये 7 वर्ष बाद क्या जानना चाहता है, गीता की वर्तमान आयु। तो गीता की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष। देखो 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है इजी लगा होगा, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है वह समीकरण बताओ जो कि मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। अब मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु आपको कोऑर्डिनेट में अच्छे से समझाया है। मूल बिंदु या ओरिजिन का मतलब होता है 0 और 0 जिसकी भुज और कोटि दोनों 0 हो, जहां x और y दोनों 0 हो, मतलब x अगर 0 है तो y भी क्या होगा 0। जहां x की वैल्यू 0 डालने पर y अपने आप 0 हो जाता है, वो होगा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। यहां पर कौन सा हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। x 0 डालोगे y 0 हो जाएगा, y 0 डालोगे x 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन है। उम्मीद है आपको ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, आपको ये समझ आ गया होगा। चलें आगे। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, एक डायग्राम दे रहा है, उस डायग्राम में वो बोल रहा है ओ के एक वृत्त की जीवा AB है, AB एक कॉर्ड है, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल PAB बराबर 60 है, PAB ये इतना एंगल क्या है 60 है, ये 60, P से A और A से B ये 60 डिग्री है। अब बच्चों देखो यहां पर हमें एक थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जहां पर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जहां मिलेगी वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से एक हिस्सा 60 ऊपर चला गया, बचेगा कितना 30। अगर यहां 30 बचेगा तो आप समझ सकते हो OA और OB क्या है, OA और OB दोनों हैं त्रिज्याएं। तो दोनों त्रिज्याएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोगों को पढ़ाया है, जहां दो भुजाएं बराबर होंगी वहां दो एंगल भी बराबर होंगे ही होंगे। तो OA और OB हैं त्रिज्याएं। तो ये 30 हुआ तो ये भी क्या होगा 30, और वैसे भी यहां भी वही कहानी बन रही है। तो 30 और 30 60 होता कितना है त्रिभुज में टोटल 180। 180 में से 60 यहां हो गया, तो बचा कितना इस जगह के लिए, इस एंगल के लिए कितना बचा, इस एंगल के लिए बचेगा 180 माइनस 60 मतलब 120, 120 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। अब चलें हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज में जिसका एक कोण, ये पटवारी का क्वेश्चन है, एक कोण 90 डिग्री है। वो आपसे सीधे नहीं बोलना चाहता कि एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो वो एक समकोण त्रिभुज दे रहा है। ये समकोण त्रिभुज जिसके 3 भाग होते हैं, लंब, आधार और विकर्ण। वो बोल रहा है दो भुजाएं क्रमानुसार 60 और 80 हैं। दीर्घतम भुजा मतलब सबसे बड़ी नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी नहीं दे रहा है, तो आप आगे पीछे लिख दोगे चल जाएगा। इसे कहा जाता है कर्ण। और पाइथागोरस का मतलब 90 डिग्री या समकोण त्रिभुज का मतलब होता है पाइथागोरस लगाना। पाइथागोरस क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार 80, ये हो जाएगा 3600 और 6400। 3600 और 6400 को जोड़ोगे ये हो जाएगा 10,000, 4 बार 0, वर्गमूल करोगे तो बाहर कितनी बार आ जाएगी 0, 2 बार, तो कर्ण कितना आ जाएगा 100, कर्ण आ जाएगा 100, जो हमारा आंसर बनेगा। चलें आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है समझते हैं। यदि 7 नवंबर 2017 एक मंगलवार है, सोमवार से सप्ताह शुरू होता है, तो मंगलवार क्या हो जाएगा 2। सोमवार अपन 1 ले लें, मंगलवार 2 ले लेते हैं, 2 मंगलवार हो जाएगा। कैसे भी कोड कर लो चलेगा, यहाँ कुछ भी हमें याद नहीं करना है।
तो हमने शुरू कहाँ से की कहानी, 2 से शुरू की। अब देखो 7 दिन नवंबर के खत्म हो गए, अब बचे कितने दिन है नवंबर के, नवंबर महीना होता है 30 दिनों का, 7 खत्म हो गए, 23 दिन बचे। अब अपन 23 दिन तो नहीं बोलेंगे ना, 23 दिन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए दिन होता है सप्ताहों में। तो सप्ताह कितने, 3 सप्ताह, 3 सप्ताह 21, या 7 से भाग लगा लो 23 में तो पता चल जाएगा। तो सप्ताह कितने हैं, 3, वो हटा दो क्योंकि एक सप्ताह के बाद वापस वही दिन आ जाता है, तो 3 सप्ताह के बाद भी वही कहानी होगी, तो 3 सप्ताह हमने हटा दी, बचे क्या, 2 दिन हमारे पास। शुरू की हमने कहानी कहाँ से, 2 से। अब पूरा नवंबर खत्म, नवंबर खत्म, नवंबर खत्म तो दिन कितने, 2। अब आ जाएगा हमारे पास नवंबर खत्म, दिसंबर में कितने दिन, दिसंबर में 31 दिन। 31 दिन का मतलब क्या होता है, 31 दिन का मतलब होता है 4 सप्ताह और 3 दिन, 4 सप्ताह और 3 दिन। यहां हम कहां पहुंच गए, 31 दिसंबर 2017, 2017 में पहुंच गए। हमें कहां जाना है, 2022 पर जाना है। अब चले हम आगे, 31 दिसंबर के बाद अगला वर्ष कौन सा, 2018। ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 18 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो पूरे साल में विषम दिन कितना, 1, तो ये बढ़ जाएगा 1। अब हम कहां पहुंच गए, 31 दिसंबर 2018। फिर 2019 के लिए भी एक, 2020 में जाओगे तो 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो 2020 के लिए क्या आ जाएगा, 2। फिर 2021 के लिए 1, यहाँ पहुँच गए हम 31 दिसंबर 2021, ये 31 दिसंबर 2020, ये 31 दिसंबर 2019। अब हमें क्या चाहिए, 1 जनवरी चाहिए 2022 का, तो 1 जनवरी के लिए कितना दिन, 1। अब हम चलें, 2 और 2 4 और 3 7, 7 का मतलब पूरा सप्ताह खत्म, 0 हो जाएगा। 2 उससे मंगलवार से चले, 2 जोड़ोगे 4 मतलब गुरुवार, गुरुवार से 3 दिन आगे बढ़ोगे क्या आ जाएगा, संडे, सप्ताह खत्म। फिर 1 2 और 4, 4 5 6, 6 मतलब क्या होगा, 6 मतलब होता है शनिवार, क्योंकि 7 पे सप्ताह खत्म या 0 हो जाता है, तो बचा हुआ 6 का मतलब होगा शनिवार। और कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा हम इसे इसी तरह से सॉल्व करते हैं, कोई कोडिंग वगैरह हमें याद नहीं रखनी है। तो यहाँ आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन, शनिवार। अब चलते हैं आगे की तरफ हम, अगला प्रश्न हमारे लिए, अगला प्रश्न है, यदि 6 पाई, जेल प्रेरी का है, 6 पाई सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक चाप, चाप क्या होता है, ये वृत्त है, वृत्त का कुछ हिस्सा क्या होता है, परिधि का कुछ हिस्सा कहलाता है चाप। चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इस तरह से बनेगा 60 डिग्री का एंगल। कोण अंतरित करता है, इस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस पूरे का एरिया निकालना है। अब देखो पार्ट कितना ले रहा है, जब मेंसुरेशन पढ़ाया था बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ सिर्फ हमें देखना है कितना पार्ट ले रहा है। अब पार्ट किसका यहाँ बताया है, डिग्री, 60 डिग्री। अब पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360, तो 60 डिग्री ले रहा है, कितने में से, 360 में से, मतलब कितना हिस्सा ले रहा है, 1/6। चाहे हमें क्षेत्रफल पूछेगा वो भी 1/6 ले रहा है, और ये जो परिधि का हिस्सा ले रहा है ये भी 1/6। तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, 2 पाई r का 1/6 ले रहा है, और वो कितना आ रहा है, चाप कितनी लंबाई आ रही है, 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे 3 बार होगा, 3 से यहाँ गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 9। तो r इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9, r इज इक्वल टू 9 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर, ये तो पूरे सर्कल का, लेकिन पार्ट कितना लेगा, 1/6। पाई की वैल्यू पाई, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में पाई दे रहा है, और r की वैल्यू 9 × 9, और ये 1/6
6, हाँ 1/6। देखो कहीं कोई एरर नहीं, ये 2 से काटोगे ये 3 हो गया, ये 6 तिये 18 आएगा, सॉरी ये 18 आएगा। आर की वैल्यू 9 ना आके कितनी आएगी, 18 आएगी। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 18। आर इज इक्वल टू 18, 18 गुणा 18, 6 से काटोगे 3 बार, 18 तिये 54, 54 पाई। देखो कोई ऑप्शन है 54 पाई है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बनेगा। सिर्फ इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है, पार्ट, जितना पार्ट वो परिधि का लेगा या जितना पार्ट वो एंगल का लेगा वही पार्ट क्षेत्रफल का होगा, या जितना पार्ट क्षेत्रफल है उतना ही पार्ट वो एंगल का लेगा, उतना ही पार्ट वो परिधि का लेगा। इसका बहुत सारा यूज होता है डीआई में, जब पाई चार्ट वो देता है वहां हमें एंगल वगैरह सॉल्व करने होते हैं, उसकी अप्रोच भी यही रहती है। अब हम चलें आगे, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। एक थैले में 4 लाल 5 काले और 6 सफेद गेंदें हैं। यदि थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि ये काली होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है नीचे टोटल कंडीशन, ऊपर फेवरेबल कंडीशन, जो हम चाहते हैं वो। टोटल कितनी बॉल हैं, देखो 6 और 5 11 और 4 15 बॉल हैं। हम कितने में से चाहते हैं, हम चाहते हैं काली, और काली कितनी है 5। 5/15 का मतलब 1/3, 1/3। पटवारी में ही पूछा गया था, 1/3 हमारा आंसर बनेगा। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था, उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। यदि एक बेलनाकार निकाय का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 है, एक बेलन का मुड़ा हुआ हिस्सा, और मुड़ा हुआ हिस्सा किस पर होता है, ये नीचे सर्कल बनता है और इसी को ऊपर उठा दें तो ये मुड़ा हुआ हिस्सा होता है। और ये क्या होता है, ये होता है 2πr, और ये h ऊंचाई तक उठा होता है, इसलिए जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। कितना दे रहा है 660। देख लेते हैं, इससे अपन को r मिलता है, क्या मिलता है, r दे रहा है त्रिज्या 7 है, तो बेलनाकार निकाय की ऊंचाई पूछ रहा है। 2π, पाई की भी वैल्यू पुट करना है, 2πrh, 2π की जगह 22/7, r की जगह 7, h निकालना है, और ये कितना दे रहा है 660, 22 तिया 66, ये 30 हो जाएगा। फिर 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से काटोगे ये बचेगा, h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमें दे रहा है 15 सेंटीमीटर। सिर्फ फॉर्मूला हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर इजीली हमें मिल रहा है। अब चलते हैं अगला 25 और आखिरी क्वेश्चन आज का। अब क्या बोल रहा है, एक स्कूटर के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है, पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है, मतलब r कितना हो जाएगा, इसका r हो जाएगा 35/2, ये 35/2 उसका त्रिज्या हो जाएगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमणों की संख्या। देखो परिक्रमण कैसे करता है, जैसे इस पहिए पर हमने कुछ चिपका दिया, इस पहिए पर कुछ चिपकाएंगे और हम इसको आगे ढनका देंगे, तो जो इस पर लगा है वो पूरा क्या होगा, जमीन पर आके लग जाएगा, और ये कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा एक चक्कर पे। तो पहिया इस तरह से चलता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम 2πr, क्योंकि बाउंड्री पर परिधि पर ही लगा है। तो ऐसे कितनी बार वो घूमेगा, तो ऐसे 2πr करके वो n टाइम्स घूमेगा, और कितना चल लेगा 11 गुणा 1000 ये मीटर, और ये किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, इसलिए गुणा 100 और कर दिया। 1000 गुणा करोगे तो मीटर होगा, 100 और कर दोगे तो मीटर से भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई की जगह कितना 22/7, 22/7, और ये 35/2, 35/2, और ये हो जाएगा n, ये निकालना है हमें 11 × 1000100। अब देखते हैं
11 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, 7 से काटोगे ये 5 बार कटेगा, 2 से इस 2 को काट दोगे 5 दूनी 10, 10 मतलब एक जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ सब हट गया, इस तरफ बचे कितने 4 जीरो, और 4 जीरो का मतलब होता है 10,000 चक्कर, 10,000 चक्कर। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर बनेगा। तो सीधी बात, नो बकवास की थीम पर हमने 25 क्वेश्चन जो भी टाइम आपको लगा हो उसमें हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन, बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर हम आते रहेंगे। आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम वैसे क्वेश्चन लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम लाइव इंटरेक्ट करें, और लाइव इंटरेक्शन में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, तुम लोगों से थोड़ा सा बात करने का भी मौका मिलेगा, आंसर्स या लेवल या सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते रहेंगे अच्छे कंटेंट के साथ। फिलहाल के लिए राम राम सभी को।